देश में एक बार फिर कोरोना से संक्रमित होने वाले लोगों की संख्या तेजी से बढ़ने लगी है। तमाम एहतियात बरतने के बाद भी कोविड-19 के नए मामले डराने लगे हैं। कोरोना के डेल्टा वेरिएंट के साथ साथ ओमिक्रॉन वेरिएंट भी तेजी से पैर पसार रहा है। राजधानी दिल्ली की बात करें तो दिल्ली में कोरोना के मामलों में तेजी से बढ़ोतरी हो रही है और इसी को देखते हुए केजरीवाल सरकार ने दिल्ली में वीकेंड कर्फ्यू लागू किया है। देखिए रिपोर्ट। देश में कोरोना वायरस का संक्रमण लगातार बढ़ता जा रहा है और कोविड-19 का नया वेरिएंट ओमिक्रॉन तेजी से लोगों को अपनी चपेट में ले रहा है। इसका सबसे ज्यादा प्रकोप राजधानी दिल्ली में देखने को मिल रहा है। दिल्ली में संक्रमण दर बढ़कर 6.46% हो गई है। बीते दिन राजधानी में कोरोना के 4099 नए मामले सामने आए, जो सबसे बड़ी चिंता का विषय है और इसी को देखते हुए केजरीवाल सरकार ने दिल्ली में वीकेंड कर्फ्यू लगाने का फैसला किया है। यानी शनिवार और रविवार को अब कर्फ्यू रहेगा और इस दौरान बेवजह घर से बाहर निकलने पर पाबंदी रहेगी। आइए आपको बताते हैं कि वीकेंड कर्फ्यू के दौरान किन किन चीजों पर रोक रहेगी। शनिवार रविवार को बंद रहेगी पूरी दिल्ली। वर्क फ्रॉम होम का आदेश। वीकेंड कर्फ्यू में जरूरी सेवाओं को छूट। 50% क्षमता के साथ निजी दफ्तरों में काम। फुल कैपेसिटी पर चलेगी बस और मेट्रो। वहीं दिल्ली के डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया ने बताया कि ओमिक्रॉन संक्रमितों को अस्पताल में भर्ती होने की जरूरत नहीं पड़ रही और इसके लक्षण भी हल्के हैं, इसलिए ज्यादा सख्त पाबंदी नहीं लगाई जा रही। दिल्ली सहित पूरे देश में ओमिक्रॉन जो वायरस है, कोविड का वेरिएंट है, उसका ग्राफ लगातार बढ़ रहा है, उसके केसेस की संख्या लगातार बढ़ रही है। पर अच्छी बात यह है कि इंटरनेशनली जो ट्रेंड अभी तक देखने को मिले, उनसे हमने सबने बहुत कुछ सीखा देश में, और उससे ये भी समझ में आया कि ओमिक्रॉन कैसे बिहेव कर रहा है, उसका कैरेक्टर क्या है। तो इससे नुकसान ज़्यादा नहीं हो रहा, लेकिन फिर भी अगर लोगों को कोविड हो रहा है तो खतरा तो है। दिल्ली में सैटरडे और संडे को यानी वीकेंड्स पर अब कर्फ्यू रहेगा, तो लोगों से अपील है कि कर्फ्यू के दौरान बाहर ना निकलें। बहरहाल कोरोना के लगातार बढ़ते मामलों को लेकर दिल्ली सरकार एक्शन में है और लगातार जरूरी कदम भी उठा रही है। लेकिन सिर्फ सरकार ही नहीं, कोरोना को लेकर आपको और हमें भी जिम्मेदार और जागरूक होने की जरूरत है, क्योंकि एहतियात से ही कोरोना पर काबू पाया जा सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 1 इंडिया। तो वही केंद्र सरकार की घोषणा के बाद आज दिल्ली में 3 जनवरी से 15 से 18 साल तक के किशोरों का वैक्सीनेशन शुरू हुआ। इसके लिए दिल्ली सरकार ने 159 केंद्र की शुरुआत की है। दिल्ली सरकार के आंकड़ों के अनुसार दिल्ली में 15 से 18 साल तक के 10 लाख बच्चे हैं जिनको वैक्सीनेशन दिया जाएगा और वहीं वैक्सीनेशन को लेकर बच्चों में भी काफी उत्साह देखने को मिल रहा है। काफी तादाद में बच्चे वैक्सीनेशन सेंटर पर टीका लगवाने के लिए पहुंच भी रहे हैं। जी देखिए, बहुत अच्छी चीज़ है कि वैक्सीनेशन लगनी शुरू हो गई है। जैसे कि आप देखते रहते हैं, हमारा पढ़ाई का बहुत नुकसान पहले भी हो चुका है और अगर वैक्सीनेशन इसी तरह से लगती रही तो जल्दी से जल्दी स्कूल खुल जाएंगे, जिससे हमारा पढ़ाई का नुकसान बहुत कम हो जाएगा। वैक्सीनेशन बहुत ज़रूरी है कोरोना को हराने के लिए। जब आपके अब वैक्सीन लगी होगी तो आप प्रोटेक्ट हो जाओगे एक तरह से, कोरोना से, कि आपको चांसेस कम होंगे आपको कोरोना होने के। जितनी जल्दी आप दोनों वैक्सीन लगवा लेंगे उतनी ज़्यादा आप प्रोटेक्टेड हो जाएंगे। बच्चों में तो काफ़ी ज़्यादा उत्साह, हमें इतनी उम्मीद नहीं थी। बच्चों में काफ़ी उत्साह देखने को मिल रहा है। अभी 2-3 घंटे में 100 से ज़्यादा वैक्सीन लग चुकी हैं और बच्चे भीड़ वैसी ही बढ़ गई है और मुझे लगता है कि 200-300 वैक्सीन तो आराम से लग जाएंगी 5 बजते। काफ़ी भीड़ है, काफ़ी उत्साह बच्चों में। पेरेंट्स काफ़ी उत्साहित हैं और उन्हें लग रहा है कि इनसे काफ़ी प्रोटेक्शन मिलेगा। अभी जो नई वेरिएंट आई है ओमिक्रॉन, उससे भी थोड़े डरे हुए हैं पेरेंट्स, तो वो काफ़ी उत्साह ज़्यादा है। उनको एक जल्दी वैक्सीनेट करवा के हम बच्चों को प्रोटेक्ट कर सकें।
राजधानी दिल्ली में बढ़ते कोरोना संक्रमण को देखते हुए दिल्ली पुलिस और सेवा भारती ने मिशन आपदा प्रहरी की शुरुआत की है। इस मिशन के जरिए सेवा भारती युवाओं को आपदा से निपटने के लिए ट्रेनिंग देगी, जिससे आपदा के समय में युवा आपदा प्रहरी बनकर जन सेवा का कार्य कर सके। सेवा भारती संगठन मंत्री ने इस मिशन के लिए उत्तरी पश्चिमी जिले की डीसीपी उषा रंगनानी का धन्यवाद किया है। साथ ही उन्होंने बताया कि सेवा भारती एनएमओ कोरोना संक्रमण के दौरान इन प्रहरियों की मदद से लोगों तक मदद पहुंचाने का काम भी करेगा। उत्तर पश्चिम की डीसीपी उषा रंगनानी जी का ये एक आइडिया रहा और उन्होंने हमको अप्रोच किया था कि वो कुछ सेवा भारती के द्वारा क्या कुछ ऐसा हो सकता है कि जो लोगों को डॉक्टर्स उपलब्ध नहीं हो रहे थे, नर्सेज उपलब्ध नहीं हो रही थी, तो कुछ छोटी छोटी सहायता उनकी की जा सके। लोग ऑक्सीजन के सिलेंडर को ऑपरेट नहीं कर पा रहे थे, बुखार भी चेक नहीं कर पा रहे थे, बीपी चेक नहीं कर पा रहे थे, तो कोई एक ऐसी 5-7 दिन की ट्रेनिंग जिसमें लोग अपने घरों के अंदर ही और अपने आसपास के लोगों को संभाल सके, तो ये एक उनका आइडिया था, जिसे हमने रेड क्रॉस, एनएमओ और डिजास्टर मैनेजमेंट के कुछ लोग हैं जेएनयू के अंदर, वहाँ के उन सबसे बातचीत करके एक 7 दिन का प्रोग्राम हमने डिज़ाइन किया है। 7 दिन की ट्रेनिंग के अंदर किसी भी प्रकार की आपदा स्थिति से निपटने की तैयारियां उसके अंदर की जाती है, उसको ट्रेनिंग दी जाती है। कर्फ्यू का ऐलान हो चुका है, ओमिक्रॉन के लगातार मामले बढ़ रहे हैं, इसको लेकर मिशन आपदा प्रहरी किस तरीके से काम करेगा? देखिए, पिछले साल भी हमने देखा था कि कोविड में हमने काफ़ी अपने रिलेटिव्स को, फ्रेंड्स को खोया, किस तरह से ट्रांसमिशन हो रहा था और काफ़ी लोग संक्रमित हो रहे थे। मेडिकल सेक्टर पे भी, हेल्थ केयर सेक्टर पे भी बहुत प्रेशर था। उधर सरकार को व्यवस्थापूर्वक लॉकडाउन लगाना पड़ता है, तो उसमें काफ़ी लोग अपने एम्प्लॉयमेंट खो देते हैं, रोज़गार के अवसर नहीं रहते हैं, तो जिस तरह के नॉर्मल सिचुएशंस में रहते हैं। तो ऐसे में जो एक डर रहता है कि हमारे युवा गलत राह पे भटक जाएंगे, और उधर हेल्थ केयर सेक्टर पे प्रेशर, तो इन दोनों के बीच में एक ब्रिज का रोल प्ले करा दिल्ली पुलिस ने अपनी युवा योजना के तहत, जिसमें हमने अपने युवाओं को कोविड वायरस के खिलाफ जो हमारी लड़ाई है उसमें मेन स्ट्रीम करा। तो इस साल भी जिस तरह से ओमिक्रॉन वायरस बहुत तेज़ी से हमारे दरवाजे पे दस्तक दे रहा है, तो मिशन आपदा प्रहरी के थ्रू हम अपने आपदा प्रहरियों को तैयार कर रहे हैं कि हमारे दरवाजे पे खड़े रहें और जो ये कोरोना वायरस जो दस्तक दे रहा है उसको रोकें। तो इनकी एक शॉर्ट टर्म ट्रेनिंग चला के इनको कोविड के जो प्रोटोकॉल्स हैं, किस तरह से आपको अगर हो जाता है कोविड तो क्या ट्रीटमेंट्स रहते हैं, जो बेसिक हेल्थ केयर के, उनको ट्रेनिंग दी जाएगी। शॉर्ट टर्म कोर्स है। इसके द्वारा हम अपने आप को इक्विप कर रहे हैं। हम अपने युवाओं को इस जो कोरोना वायरस की जो फाइट है उसमें मेन स्ट्रीम करके उनको इक्विप कर रहे हैं। तो उम्मीद है कि इस जंग में हम विजयी होंगे। इसमें हमारा एसोसिएशन में आए हैं सेवा भारती, नेशनल मेडिकल ऑर्गेनाइजेशन और रेड क्रॉस सोसाइटी। तो तहे दिल से शुक्रगुजार हूँ कि दिल्ली पुलिस की इस अच्छी सोच के साथ उन्होंने भी हमारा साथ दिया और इन युवाओं को ट्रेन करने के लिए जिम्मेदारी उठाई। ओमिक्रॉन के बढ़ते मामलों को लेकर सेवा भारती, रेड क्रॉस सोसाइटी और दिल्ली पुलिस के संयुक्त प्रयास के साथ मिशन आपदा प्रहरी की शुरुआत कर दी गई है। इनका एक ही नारा है, जन जन को जगाना है, ओमिक्रॉन से बचाना है। दिल्ली से किरणपाल सिंह की खास रिपोर्ट। तो वही देश की राजधानी दिल्ली के मंगोलपुरी इलाके से एक दिल दहलाने वाला मामला सामने आया है, जहां कुछ दोस्तों में मामूली कहासुनी के बाद अपने ही एक दोस्त की निर्मम तरीके से हत्या कर उसके शव को नाले में फेंक दिया गया और खुद पुलिस से बचने के लिए दिल्ली से यूपी, बिहार, राजस्थान होते हुए गुजरात पहुंच गए। जिले के डीसीपी ने बताया कि परिवार की शिकायत के बाद एसीपी वीरेंद्र काद्यान के सुपरविजन में मंगोलपुरी थाने के एसएचओ मुकेश कुमार के नेतृत्व में गठित टीम ने करीब 5 राज्यों में रेड की और कई हजार किलोमीटर की दौड़ भाग और कड़ी मशक्कत के बाद 4 में से 3 आरोपियों को गुजरात के गांधीधाम से धर दबोचा है। तो मामूली कहासुनी पर दोस्त की हत्या की गई है। हालांकि पुलिस ने इस मामले में 3 लोगों को धर दबोचा है। उनके पड़ोस में रहता हूँ, संतोष, साथ का यार दोस्त था, हमारे साथ उठता बैठता था और 4 लड़के थे, पारस, संतोष, प्रिंस और जावेद नाम के लड़के थे और हर्षु एक नाम का था। और ये सारे लड़के उसको बुला के ले गए, गली में प्लानिंग करी है और प्लानिंग करके उसको बाहर लेके गए और आज पुलिस ने इन्फॉर्मेशन दी है कि उसको मार के, चाकू वाकू मार के और नाले में गिरा दिया उसको। कौन से नाले में? ये सुल्तानपुरी नाले में। मेरे भाई शनिवार को 25 दिसंबर को
घर पे आया, उसने मतलब दिन में किसी लड़कों से झगड़ा वगड़ा हुआ होगा कपड़ों के पीछे, हमें नहीं पता कि लड़कों का किस बात पे झगड़ा वगड़ा हुआ। वो रात में आया 9 बजे, उसने खाना खाया, भाई के साथ मंडी गया, सामान ला के दिया, घर में लेट नहीं जा रहा था कपड़े चेंज करके, उसने टी शर्ट और लोवर पहना था और उसने कपड़े चेंज कर दी। जैसे ही उसको एक फ़ोन आया पीसीओ से एक कॉल आया और वो घर से निकल गया। बस बाहर तक आया, फ़ोन पे बात करी, वो जैकेट पहन रहा था। मम्मी ने बोला कहाँ जा रहा है, तो उसने बोला मम्मी बस 2 मिनट में आ रहा हूँ। फिर उसके बाद वो 2 मिनट के बाद उसको फ़ोन किया तो कह रहा मम्मी यहीं हूँ, पीछे गली में केक कट रहा है, केक कटवा के आ रहा हूँ। लेकिन हमने जब बाद में देखा इधर उधर वीडियो में, हमने इधर उधर दोस्तों से पता करा तो जावेद नाम का लड़का हमारी गली से उसको लेके गया है। जैसे मतलब है घर आप बताओ क्या हुआ था? मेरा भाई घर में था रात को और उसको किसी ने फ़ोन करके बुलाया था। वो जावेद घर से बुला के लेके गया और ये सारे लड़के पहले गली में प्लानिंग बना रहे थे खड़े होके, और फिर ये सारे लड़के बाहर गए और एक लड़का आया घर से बुला के और ले गया और ये इधर की तरफ चले गए सुनार की इधर की तरफ। अच्छा, फिर क्या हुआ? फिर अब उसके पता नहीं उसके आगे। तारीख को आपके भाई को? ये 25 तारीख रात को 10:30 बजे। एक 18-18 साल के युवक की, जिसका नाम संतोष है, उसकी मिसिंग रिपोर्ट लिखवाई थी उसके परिवार ने कि हमारा बेटा कल से घर से गया, जब तक वापस नहीं आया। तो उस मिसिंग रिपोर्ट को लिखने के बाद से उस मिसिंग लड़के की लोकल सर्च कराई गई थी। तो उस सर्च में उसका ह्यू एंड क्राई नोटिस निकला था, उसकी फ़ोटोग्राफ लेके यहाँ लोकल एरियाज़ में सर्च कराया गया था, फ़ोन वगैरह को भी चेक किया गया था और यारों दोस्तों से भी पूछताछ करी गई थी। 28 को उसके परिजनों ने एक बार फिर आके ये बताया कि 25 तारीख को उस लड़के को किसी का फ़ोन आया था, उसके बाद वो घर से गया था। तो उस घटना के बाद से उनको ये शक है कि उसके साथ कोई अनहोनी हुई है या फिर उसको कुछ लोगों ने कहीं बंधक बना कर रखा है। इस मुकदमे में जो मुख्यतः सस्पेक्ट थे उसमें 4 लड़के जो इसके विक्टिम के जानने वाले ही निकले। उसमें उनका नाम प्रिंस, हर्षू और जावेद है और एक लड़का इसमें पारस नाम का भी है। जब इनके घर पे पड़ताल करी गई तो ये पता लगा कि इन लोगों ने ये बताया कि हम इनमें से एक सस्पेक्ट प्रिंस है कि हम प्रिंस की नानी के यहाँ जा रहे हैं जो आगरा की तरफ रहती हैं। तो गांव से ये तस्दीक हो गया था कि इनकी मूवमेंट वहाँ की है, लेकिन टीम यहाँ से जब तक गया बिहार पहुँची तब तक ये लोग वहाँ से जा चुके। तो वहीं पूर्वी दिल्ली पुलिस ने फर्जी वीजा एजेंसी चलाने वाले गिरोह का पर्दाफाश करते हुए 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार दोनों आरोपी लोगों को विदेशों में नौकरी का झांसा देकर फर्जी नकली वीजा और नकली एयर टिकट देकर हजारों रुपए लिया करते थे। पुलिस ने इनके पास से नकली वीजा और पासपोर्ट भी बरामद किया है। बताया जा रहा है कि एंटी टेरर मेजर चेकिंग के दौरान पुलिस को जानकारी मिली कि लक्ष्मी नगर इलाके में एक फेक वीजा एजेंसी चलाई जा रही है। पुलिस ने इस मामले में तकरीबन 2 हफ्ते तक जानकारी जुटाई, जिसमें पुलिस को पता चला कि काफी लोगों का इस दफ्तर में आना जाना लगा हुआ है और सभी लोग देश से बाहर जाने के लिए पैसे देकर वीजा बनवा रहे हैं, जिसके बाद पुलिस ने कार्रवाई करते हुए दोनों आरोपियों को गिरफ्तार किया है। जो हमारी एंटी टेरर मेजर्स की चेकिंग के दौरान ये एक इन्फॉर्मेशन पता चलती है हमें कि एक फोकस ट्रैवल्स नाम का एक फेक वीज़ा एजेंसी पाई गई यहाँ पर। ऑफिस नंबर इनका 201 लक्ष्मी नगर दिल्ली में, और इसमें इन्होंने न्यूजीलैंड जैसी कंट्रीज़ का एक कंपनीज़ के कुछ रिक्रूटमेंट पेपर्स और कुछ ऑथराइजेशन पेपर्स का झांसा देकर इन लोगों को अपने ट्रैप में फंसाया। और लगातार ये करीबन अभी तक हमारी तफ्तीश से 150 प्लस ऐसे विक्टिम्स का हमें पता चला है। 101 पासपोर्ट्स इनके यहाँ से, ओरिजिनल पासपोर्ट्स जो ये कस्टमर्स के रख लेते थे, इनसे जैसे ये इनके ट्रैप में फंस जाते थे तो इनके पासपोर्ट्स ले लेते थे। तो राजधानी दिल्ली में बदमाशों के हौसले बुलंद है। ताजा मामला तुगलकाबाद इलाके का है, जहां बेखौफ बदमाशों ने सरेआम एक निजी चैनल के पत्रकार पर जानलेवा हमला कर दिया। हमले में पत्रकार शमीम आलम के सिर पर गंभीर चोटें आई हैं। बताया जा रहा है कि पीड़ित शमीम आलम एक निजी चैनल में कैमरामैन के तौर पर कार्यरत है।
मैं इस घर में यहाँ रहता हूँ, अपने घर में मेरी फैमिली है, बच्चे हैं, मेरे 3 बच्चे हैं, अम्मी अभी भी साथ फैमिली है। हम आराम से सुकून से रह रहे थे यहाँ पर। ये ऊपर वाले ने क्या करा है इलीगल तरीके से, कभी पानी छोड़ना, कभी वॉशरूम का पानी छोड़ना, कभी नीचे। हौसले लगातार बुलंद हैं।